इंडक्शन मोटर। आज हम आपको इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में आपको डिस्कशन करना चाहते हैं। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में ये देखिए, ये एक इसमें 3 फेस सप्लाई दी जाती है, 3 फेस की इनपुट दी जाएगी इसको, और ये स्टेटर होता है। इसमें 3 फेस की वाइंडिंग की जाती है, एक आर फेस हो गया, एक वाई फेस हो गया, 3 फेस हो गए। और फिर इसमें रोटर होता है और ये स्टेटर होता है। रोटर इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, एक स्क्वेरल केज और एक फेज वाउंड। ठीक है। तो जो जो स्क्वेरल केज है वो उसका स्क्वेरल के रूप में उसका रोटर होता है, और वो उसके अंदर बार्स होती हैं, ये सारे बार्स होते हैं, और इस तरीके से उसके अंदर जो है रोटर डिज़ाइन होता है और शॉर्ट सर्किट होता है। फिर आपस में बार सारे शॉर्ट सर्किट होते हैं। स्क्वेरल केज के अंदर, स्लिप रिंग या फेज वाउंड के अंदर वाइंडिंग्स होती है एज स्टेटर, यानी कि जैसे स्टेटर में हमने 3 फेस की वाइंडिंग की हुई है, ऐसे ही रोटर के अंदर भी 3 फेस की वाइंडिंग करते हैं। और जो है उसके अंदर स्टेटर के अंदर तो उसको स्लिप रिंग के द्वारा हम फिर उसको स्लिप रिंग, एक हम लोग 3 रिंग्स रखते हैं, एक आर फेस की, एक वाई फेस की, 3 फेस की रिंग रखते हैं। और बाहर जो है रोटर का सर्किट हम बाहर लेकर के आते हैं। बाहर लेकर के आने से ये होता है कि हम उस रोटर के अंदर का रेजिस्टेंस हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम जो है से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं रोटर का स्लिप रिंग के अंदर। लेकिन स्क्वेरल केज के अंदर जो भी रोटर हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर जो वो रेजिस्टेंस है रोटर का वो फिक्स होता है, उसको हम वेरी नहीं करा सकते। तो इस बेस पर 2 जो है टाइप्स की मोटर क्लासीफाई हुई इसके अंदर। तो 2 टाइप्स की इसमें मोटर होती हैं, एक स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर और एक है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। तो हम जो है इसमें अब आपको दिखाएं कैसे ये वर्क करती है, कैसे ये काम करती है। तो स्टेटर में हमने स्टेटर को इनपुट दिया। इनपुट जो है आप ये 3 फेस का सप्लाई देंगे, तो 3 फेस का ये फार्मूला हो गया, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट cos phi पावर फैक्टर। इस तरीके से हमने इसमें 3 फेस की पावर इनपुट दी स्टेटर के अंदर। उसके बाद रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये 3 फेस की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि 3 फेस में जब आप 3 फेस की सप्लाई देंगे, और क्योंकि 120 डिग्री जो है ये आपस में तीनों फेस लैग करते हैं, तो इस बेस पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि स्पीड उसकी होती है 120 F/P। F क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, एंड P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, और दिस इज क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। तो ये वो स्पीड जिस पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जो कि ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है। तो वो विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर क्योंकि स्थिर है, स्टेटर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक घूम रही है जिसकी स्पीड इस पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 फेस की करेक्टरिस्टिक की वजह से। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रोटेट हो रही है विद सिंक्रोनस स्पीड, तो रोटर क्योंकि स्टेशनरी है, रोटर इस वक्त रुका हुआ है, तो इसके अंदर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इसके फ्लक्स को जो है काट रही होती है, फ्लक्स को जो है काट रही होती है। तो इसके अंदर रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, फैराडे ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के नियम से वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा इस रोटर के अंदर, और क्योंकि फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है, तो इस वजह से इसके अंदर तो जब फिर ये रोटर्स में जो है रिंग्स हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट है, तो इसके अंदर करंट भी फ्लो करने लगता है। तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है रोटर के अंदर, और फिर करंट भी इंड्यूस हो जाता है रोटर के अंदर। उसके बाद रोटर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है रोटर, इसलिए अब रोटर के अंदर जब रोटर फिर घूमना स्टार्ट करता है, तो रोटर जो है अपना जो है इसका घूमना स्टार्ट कर देता है, इसको अप्रोच करता है, इस स्पीड का को पीछा करता है, ये रोटर उसकी तरफ घूमने लगता है। अगर हमें रोटर की स्पीड यानी रिवर्स में मोटर घुमानी है तो कुछ नहीं करना, 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दिए, 2 फेस को इंटरचेंज कर दीजिए, तो मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स करना भी इस मोटर को बहुत आसान होता है। इसके बाद रोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है, और रोटर लेकिन फुल स्पीड में नहीं घूम पाता, सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूम पाएगा। अगर दोनों सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड में खोले, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो जब दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये दोनों ऐसे लगेंगे जैसे स्टेशनरी है, तो फ्लक्स समय के साथ नहीं कटेगा रोटर के अंदर। इस वजह से इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो इसके अंदर कोई टॉर्क भी डेवलप नहीं होगा। तो इस वजह से ये मोटर कभी भी जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा हुआ एसिंक्रोनस मोटर। इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं इंडक्शन मोटर को। इस तरीके से इसके अंदर फिर वो क्या थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी वो पीछे चलती है।
वो कितना पीछे चलती है उसे स्लिप कहते हैं। तो एस इज द स्लिप। तो ऐसे अगर निकालना हो तो एन आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन एस। तो रोटर की स्पीड कितनी होगी, सिंक्रोनस स्पीड प्लस उसकी थोड़ी बहुत स्लिप। तो इस तरीके से रोटर जो है थोड़ा सा पीछे रहता है सिंक्रोनस स्पीड से। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्योंकि जब करंट डेवलप हो गया तो ये भी अपनी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, और विद रेस्पेक्ट ऑफ रोटर, रोटर भी घूम रहा है और रोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 120 एफ आर। एफ आर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर। रोटर के अंदर जो करंट या वोल्टेज इंड्यूस हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वक्त, तो और डिवाइडेड बाई पी। पी ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, जितने स्टेटर में होते हैं उतने ही रोटर के अंदर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक हमारा फार्मूला जो है बन गया। तो ये हमारा रोटर के रेस्पेक्ट में हमारी रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पता चली है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। ऐसे ही फिर रोटर मैग्नेटिक फील्ड की, रोटर विद रेस्पेक्ट ऑफ स्टेटर, अगर कोई पूछे स्टेटर से रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है तो वो क्या है, एन एस, यानी कि स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस, यानी कि रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ही किस स्पीड से घूमती हैं, एन एस की स्पीड से घूमती है। यानी दोनों विद रेस्पेक्ट, अगर हम एक दूसरे से रिलेटिव की बात करें तो दोनों क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इज जीरो। यानी कि दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर, रोटर मैग्नेटिक फील्ड इन रोटर, दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाती है जीरो। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टेटर, ये अभी आपको मैंने जीरो बताया। तो इस तरीके से हमारा रोटर जो है काम करता है और इस तरीके से ये हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। ये सेल्फ स्टार्ट होती है, इसके अंदर हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, इसके अंदर ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये बहुत इसकी करेक्टरिस्टिक है, खासियत है। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका जो है एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब देखिए, 3 फेस इंडक्शन मोटर का ये एक हमने क्या बनाया है, इसको एनालिसिस करने के लिए हमने जो है एक पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया। ये क्या है, पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये एक तरीके से आधारित है आपके ट्रांसफार्मर पे। जो ट्रांसफार्मर इससे पहले हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वैसा ही डायग्राम हमारा ये इंडक्शन मोटर का भी होता है। तो इंडक्शन का मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और आपका ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों ही ये सेम होते हैं। तो अब देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर है ट्रांसफार्मर जैसा। तो अब इसे ट्रांसफार्मर में देखिए वही है, स्टेटर के अंदर एक वाइंडिंग की हुई है तो R1, फिर लीकेज हो रही है, उसके स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, स्टेटर का कोई ना कोई कोर लॉस होगा, उसके बाद उसके अंदर टर्न्स हैं, इवन वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, उसके बाद फिर सेकेंडरी जो रोटर, दिस इज कॉल्ड रोटर साइड, जो कि घूम रहा है। अब घूम रहा है तो ये इंड्यूस्ड है, EMF है, इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, ये वोल्टेज इंड्यूस में देखिए एस लग गया। एस क्यों लग गया, क्योंकि ये जो है रोटर क्या है, घूम रहा है। ट्रांसफार्मर में ये चीज क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट नहीं करती है, लेकिन यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, रोटेट भी कर रही है। तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर में तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की और सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन हमारी क्योंकि रोटर घूम रहा है इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी अब हमारी सेम नहीं रहेगी। जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उससे वो कम हो जाएगी विद रेस्पेक्ट ऑफ स्लिप। स्लिप पर ये डिपेंड होता है। तो ये फार्मूला हमारा काम आएगा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रोटर के अंदर की करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एस एफ है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप इस वक्त, यानी कि स्पीड कितनी है रोटर की, उसके रेस्पेक्ट में हम रोटर की फ्रीक्वेंसी बता पाते हैं। तो इस तरीके से जब उसकी स्पीड कम होगी तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। जब रिलेटिव कम स्पीड होगी तो वोल्टेज इंड्यूस भी जो होगा वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे जैसे मोटर तेज दौड़ती है तो वोल्टेज इंड्यूस, रोटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है। तो ये भी जो है वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, ये वेरी होती है जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है मोटर। ऐसे ही क्योंकि आपको पता है कि ये जो लीकेज रिएक्टेंस है ये किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी से। तो इसलिए R2 तो जो है मोटर आपका स्टेशनरी रहे या मोटर तेज दौड़े, R2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इस वजह से ये भी क्या होगा, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। यानी X2 जो वैल्यू है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और जब मोटर धीरे धीरे रन करेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे ये वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। तो लीकेज वैल्यू भी वेरी होने लगती है। तो ये दोनों वेरी हो रही है। ऐसे ये करंट भी वेरी करेगा। ये करंट भी जब स्टार्टिंग में करंट
ज़्यादा चाहिए और बाद में फिर धीरे धीरे करंट जो है इसका कम होने लगेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी पर वेरी कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे वेरी हो रही है तो ये भी वेरी हो रहा है, करंट भी वेरी हो रहा है, लीकेज भी वेरी हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी तो वेरी हो ही रही है। और रेजिस्टेंस लेकिन इंडिपेंडेंट तो ये वेरी नहीं हो रहा। और ये यहाँ पर फिर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग क्या किया हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग को क्या किया है, लास्ट में शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ट्रांसफार्मर में तो यहाँ लोड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि ट्रांसफार्मर से और इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के अंदर। अब आइए थोड़ा सा इसको ट्रांसफार्मर से ही मिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर से ये दूसरा एक डायग्राम मैंने इसी जैसा फिर बनाया है। इसमें मैंने क्या किया है, ये चीज़ को फिक्स कर दिया है। E2 क्या है, ये E2 है जब हमारी मोटर स्टार्टिंग रहती है, यानी हमने रोटर को रोक रखा है, मोटर को चलने नहीं दे रहे। स्लिप इस वक्त क्या है, 1 है। जब वो स्लिप इस वक्त क्या है, 1 है। रोटर की स्पीड क्या है, इस वक्त 0 है। तो इस वजह से इस E2 क्या हो जाएगा, इस वक्त रोटर के अंदर वोल्टेज सबसे ज़्यादा इस वक्त डेवलप हो रही है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग का हो या रोटर को जब हम रोक करके रखते हैं तब सबसे ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा करंट डेवलप होगा। X2 भी उस वक्त सबसे ज़्यादा होगा। R2/S, अब देखिए ये क्या है, R2/S जो है, अब हमने क्या किया, पहले वाले डायग्राम में हमने इसको S से डिवाइड कर दिया, इसको S से डिवाइड कर दिया, तो जो R2 था R2 को भी फिर S से डिवाइड किया। तो पहले डायग्राम से दूसरे डायग्राम में हमने S से डिवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे इसको फिक्स करें, इसको फिक्स करें और इसको वेरी करा दें। तो इसको हमने इसमें वेरी कराया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से इसे मैच करा रहे हैं, सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन के टाइम पर जो है हमारा ये डायग्राम हो गया। अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो S बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर S बराबर 1 हो जाएगा, देखिए इधर आ जाइए, अगर हम इस रोटर को चलने ना दें, हाथ से रोक ले, तो S क्या हो जाएगा, उस वक्त स्लिप क्या होती है, 1 होती है। तो जब 1 हो जाएगी तो R2/S जो अभी मैंने दिखाया तो S 1 हो गया। तो X2 R2 ये सब E2 और ये शॉर्ट सर्किट है ही। तो ये हमारा डायग्राम जो है बन गया जब हमने रोटर को रोक रखा है या स्टार्टिंग में जब मोटर होती है रोटर। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर से बिल्कुल जुड़ गया। तो ट्रांसफार्मर का देखिए एकदम डायरेक्ट बन गया R2 X2 E2 और ये शॉर्ट सर्किट यहाँ लोड नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर से बिल्कुल सिमिलर हो गया जब मोटर को हमने रोक रखा है। तो ये बिल्कुल इस वक्त ट्रांसफार्मर बन चुका है। तो इसी तरीके से लेकिन हमारी मोटर जो है घूमना शुरू हो जाती है, मोटर हमारी घूमती है तो कहीं ना कहीं स्लिप हमारा जो है उसमें आएगा। तो स्लिप 1 जब होता है जब हमारी मोटर स्टार्ट करती है या हमने रोटर को रोक लिया है। बाकी टाइम पर ये S क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जब मोटर तेज दौड़ती है तो S क्या होगा, धीरे धीरे 1 से क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और लास्ट में ये काफ़ी वैल्यू इसकी पॉइंटों में वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने R2/S को क्या कर दिया, तोड़ दिया, R2 को इधर रख दिया और R2 1/S माइनस S। तो यानी इसमें से मैंने क्या किया, R2 को अलग कर लिया, R2 को अलग कर लिया, तो बच्चे कुछ को तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे ट्रांसफार्मर से सिमिलर करना चाह रहे हैं। तो R2 X2 ट्रांसफार्मर की चीज आ गई, E2 ट्रांसफार्मर की चीज आ गई और ये क्या हो गया, लोड हो गया। तो ट्रांसफार्मर में इस चीज को हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। तो जो कि क्या है, मोटर के केस में तो इसे मैकेनिकल लोड है क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर लोड डाला हुआ है, और ट्रांसफार्मर के केस में ये लोड हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको मैच कराया है एक ट्रांसफार्मर के डायग्राम से। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं ये क्या 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 चीज़ है। अब देखिए R1 इसमें क्या है, स्टेटर पर फेस वाइंडिंग रजिस्टर। ये जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं ये 3 फेस के डायग्राम्स हैं। तो 3 फेस के डायग्राम को हमें दिखाने के लिए हमने पहले क्या है, एक फेस की चीजें दिखाई हुई है, सारी क्या है, पर फेस। तो हमने पर फेस बनाया, एक फेस में जो हो रहा है वही दूसरे फेस में हो रहा है, वही तीसरे फेस में हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक फेस का जो है एनालिसिस कर लिया, बाकी फेजेस में भी सिमिलर चीज हो रही है। तो इसीलिए हमने R1 क्या है, स्टेटर पर फेस वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 क्या है, स्टेटर पर फेस लीकेज रिएक्टेंस, RC क्या है, स्टेटर कोर लॉस रेजिस्टेंस पर फेस, XM क्या है, स्टेटर पर फेस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, E1 क्या है, स्टेटर पर फेस वोल्टेज इंड्यूस, E2 क्या है, ब्लॉक्ड रोटर पर फेस वोल्टेज इंड्यूस। देखिए जब हमने रोटर को चलने नहीं दिया या स्टार्ट जब मोटर होती है तो उस वक्त जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है E2। उसके बाद फिर X2 ब्लॉक्ड रोटर पर फेस लीकेज रिएक्टेंस, जब हमने मोटर को फिर नहीं भागने दे रहे, ब्लॉक कर रखा है तो सबसे ज़्यादा लीकेज रिएक्टेंस हो रही है इस वक्त X2। R2 ब्लॉक रोटर पर फेस रेजिस्टेंस, यानी जब हमने रोटर को रोक रखा है तो उसकी रेजिस्टेंस R2, लेकिन ये सेम ही रहती है जब मोटर रन करे या ना रन करे, रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर इज सेम क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी से इसको फर्क नहीं पड़ता है।
तो अब इसमें R2/S क्या है, रोटर पर फेस रेजिस्टेंस एट रनिंग कंडीशन। जब मोटर दौड़ने लगती है तो R2/S आ जाता है। और R2 1 - S बाई क्या है, ये ग्रॉस मैकेनिकल लोड पर फेस वाइंडिंग है, यानी जो हमने लोड डाल रखा है ट्रांसफार्मर की तरीके से जैसे लोड डालते हैं, तो ये मैकेनिकल लोड हमने ट्रांसफार्मर उसमें इंडक्शन मोटर में डाल रखा है। ठीक है। X2 क्या है, ब्लॉक्ड रोटर पर फेस करंट। जब हम मोटर को चलने नहीं देते, रोक करके रखते हैं, या स्टार्टिंग में जो करंट इस वक्त फ्लो कर रही होती है रोटर के अंदर, वो I2 है। और ये I2R का मतलब रोटर पर फेस करंट एट रनिंग। जब जो है मोटर को हम छोड़ दें और वो मोटर धीरे धीरे रोटेट करने लगेगी तो करंट क्या करने लगेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो ये वैल्यू धीरे धीरे वेरी होती है। तो ये रनिंग कंडीशन का करंट हो गया। तो ये इसकी जो है एक टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब आ जाइए इधर। अब यहाँ पे देखिए के क्या, ट्रांसफार्मर में जैसे हम के करते थे तो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। N2N1 क्या है, इफेक्टिव टर्न्स पर फेस। N1 क्या है, इफेक्टिव टर्न्स पर फेस इन स्टेटर। ये क्या है, रोटर के टर्न्स, ये क्या है, स्टेटर के टर्न्स। ये डिपेंड करेंगे E1 और E2 का, डिपेंड करेगा कि आपका कितना E1 डेवलप हो रहा है, कितना E2 डेवलप हो रहा है। यानी ये ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया, जो एज इट इज जैसे ट्रांसफार्मर में हमने अपनी क्लास में हमने आपको ये चीज़ पढ़ा रखी है। उसके बाद अब आ जाइए, हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसे हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसमें कितनी लॉसेस हो रही हैं। तो देखिए इसके अंदर मेन जो है लॉस हो रहा है, रोटर के अंदर जो लॉस हो रहा है, रोटर के अंदर पावर लॉस हो रहा है। रोटर के अंदर जो है पावर लॉस हो रहा है, तो वो पावर लॉस देखिए कितना, कैसे निकालेंगे। आपको पता है रोटर के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2R²R। अब देखिए R का मतलब क्या है, रनिंग कंडीशन में। ये हम कहाँ निकाल रहे हैं, जब मोटर दौड़ रही है तब कितना पावर कॉपर के अंदर लॉस हो रहा है। तो I²R, तो R2 रोटर का रेजिस्टेंस, और ये करंट क्या है, जब करंट वेरी, जब इस वक्त रोटर घूम रहा है तो करंट उस वक्त कितना है। और 3 इसलिए क्योंकि ये एक फेस की लॉस निकल के आती है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3 फेस की पावर निकल जाएगी। तो ये क्या निकल के आ गया, कॉपर लॉस निकल के आ गया, रोटर का कॉपर लॉस निकल के आ गया, जो कि रोटर में लॉस हो रहा है। उसके बाद अब रोटर में क्या होता है, रोटर में अब आइए देखिए, पहले यहाँ पर आ जाइए, पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ये पावर फ्लो हो रही है, कैसे कैसे पावर चल रही है। आप स्टेटर के अंदर क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, पावर इनपुट देते हो आप, ठीक है। स्टेटर के अंदर 3 फेज पावर दी गई स्टेटर के अंदर। अब इसमें 3 फेज दिया है तो स्टार कनेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता है। फिर इसमें आप स्टार डेल्टा की टेक्निक भी लगाएंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफर उसका जो है टेक्निक लगेगा, फार्मूलेस लगेंगे। तो ये आपको बताएगा कि स्टेटर को हमने स्टार में कनेक्ट किया है या डेल्टा में कनेक्ट किया है, क्योंकि ये 3 फेज वाइंडिंग है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके अंदर लॉस होगा। स्टेटर क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस कौन सा करेगा, कोर लॉस या कॉपर लॉस। स्टेटर के अंदर भी कॉपर लॉस होगी, स्टेटर के अंदर कोर लॉस भी होगी। उसके बाद जो बैलेंस बच गया पावर, वो कहाँ गया, पावर ट्रांसफर टू रोटर। ये पावर रोटर को दे दी जाएगी, और उसे क्या कहते हैं, एयर गैप पावर भी कहते हैं, PG कहते हैं। उसके बाद जब रोटर को पावर मिल गई तो रोटर भी, फिर रोटर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग है तो रोटर भी कॉपर लॉस करेगा। तो इस तरीके से रोटर के अंदर भी हानि होगी, कॉपर लॉस होगा। अब उसके बाद ग्रॉस, जब ये लॉस इसमें से माइनस हो गया तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर, जो हमारी पावर डेवलप हो गई रोटर के अंदर, रोटर के अंदर पावर डेवलप हो गई मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुई, अब जब रोटर घूम रहा है तो फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, तो इसे रोटेशनल लॉस के अंदर ये सारे लॉसेस आ जाते हैं, तो इसे मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं। तो रोटेशनल लॉस, मैकेनिकल लॉस इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये फिर शाफ्ट पे, आपके शाफ्ट पे जो मैकेनिकल आउटपुट पावर है, यानी कितनी पावर आपकी शाफ्ट पे आउटपुट आ रही है, यानी शाफ्ट पावर कह लो इसे, या आउटपुट पावर कह लो, ये हमारी नेट पावर आउटपुट आपके रोटर पर मिल जाती है। तो ये इस तरीके से पावर फ्लो हो रही है। तो अब हमारा जो है ये रोटेशनल लॉस अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे। तो ये रोटेशनल लॉस, आइए अब आपको मैं फार्मूला जो अभी दिखा रहा था, तो फार्मूला में आपको ये रोटेशनल लॉस, सॉरी पावर लॉस, मैं आपको कॉपर का, रोटर का आपको मैं ये बता ही चुका हूँ। अब उसके बाद PG जो आपकी ट्रांसफर है, तो अभी मैंने आपको बताया पावर कितनी जो है इस वक्त रोटर के पास है। तो रोटर के पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है बाई S है। तो देखिए अभी आपको मैं अभी इसे वापस, ये कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए इस सर्किट से आप ये देखिए लोड क्या है, R2/S। रनिंग कंडीशन में R2/S, यही तो पावर इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, यही तो पावर इस वक्त रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये पावर कितनी ले रहा है कि इसमें से करंट कितना गुजर रहा है, I2R। तो I2R इंटू R2/S,
और क्योंकि ये सिंगल फेज की पावर निकल के आ रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फेज की पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हमारी निकल के आई पीजी, यानी कि पावर कितनी रोटर के पास है। तो ये हमारी रोटर की पावर निकल के आ गई। अब आपको ये भी पता है कि अभी निकाला था ये कॉपर की लॉस हो रही है रोटर के अंदर, तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक एस का डिफरेंस है। तो मैंने देखिए एक फार्मूला फिर एक और डेवलप कर दिया, पीजी इज इक्वल टू कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाई एस। तो ये एक फार्मूला हमको इससे मिल गया। इससे एस को हमने इधर को लेकर गए, तो कॉपर लॉस अगर निकालनी है, रोटर कितनी कॉपर लॉस कर रहा है, तो पीजी इंटू एस, यानी मोटर कितनी स्पीड है उसकी मोटर की और पावर कितनी है रोटर के पास, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कॉपर लॉस हमें निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये जो एयर गैप पावर है ये मैकेनिकल पावर, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर है उसके पास पहुंच रही है, प्लस इसमें से लॉस हो रही है। तो ये कॉपर लॉस है जो रोटर कॉपर लॉस कर रहा है। तो इस तरीके से पीएम अगर निकालना है तो पीजी जो एयर गैप पावर उसमें से कॉपर लॉस अगर माइनस कर दे तो पीजी हमने अभी है ही, और पीसीएल को अभी हमने फार्मूला लिख दिया, एसपीजी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला 1 माइनस एस पीजी निकल गया। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पीजी का फार्मूला अभी हमने लिखा था 3I²R2R/S, और 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारी फार्मूला एक निकल के आ गया, मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। उसके बाद ये पावर फ्लो का एक चार्ट हमें मिल गया। अगर एक पीजी हम अप्लाई कर रहे हैं, 1 यूनिट पीजी अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉपर लॉस किसके अकॉर्डिंगली होता है, एस, यानी उसका एस परसेंटेज, और पीएम उसका कितना होता है, 1 में से एस को माइनस कर दे तो पीएम निकल के आता है। तो इस तरीके से 1:1 माइनस एस पावर फ्लो हो रही है रोटर के अंदर। ये सारी देखिए, ये सारी चीजें रोटर की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए, अब पीजी का हमने फार्मूला अभी बनाया था ही 3I²R2/S। अब ये पीजी क्या है, रोटर के पास कितनी पावर है। अब रोटर पावर, दूसरा हमारा पावर निकालने का फार्मूला है, मैकेनिकल पावर निकालने का क्या है, टॉर्क इनटू स्पीड। तो टॉर्क इनटू स्पीड, अब स्पीड हमने कौन सी ली है, रोटर की स्पीड नहीं, सिंक्रोनस स्पीड। एस का मतलब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड। तो ये एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटर जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही है। अब इसको हमने ड्राइव करना और शुरू किया, I² हमें निकालना है, I²R। तो अब ये हमने इसी ट्रांसफार्मर के फार्मूले से निकाल लिया। ये कैसे निकालेंगे, पावर कितनी डेवलप हो रही है सेकेंडरी साइड में, एस क्यों आ रहा है, SE2, क्योंकि रनिंग कंडीशन की ये कहानी है। तो SE2 डिवाइडेड बाई रोटर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, R2² प्लस X2। इस तरीके से हम लोगों ने ये करंट निकाल लिया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को देखते हुए। इसके बाद हमने टॉर्क को, हमने ओमेगा, हम क्या है उस ओमेगा को इधर ले गए। ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2π/NS/60। अब NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड इन द आरपीएम, यानी आरपीएम में अगर इसकी जो है यूनिट रखेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड रखेंगे तो 60 की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। तो इसकी यूनिट का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने इसको फिर फार्मूलेस को हमने जो है किया। अब पावर फैक्टर देखिए, यहाँ पर क्या है, I²R है तो इसका I² किया, R2/S, इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर दिया। इस तरीके से ये हमारी चीज़ निकल के आ गई। और टॉर्क जो है, अब ये वाली पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट के हमने इसको डिनोट कर दिया, ये वाले पार्ट को 3 इसलिए है क्योंकि ये 3 फेज, हमारी टोटल 3 फेज पावर है। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, के हमने इसको लिए, तो के बराबर आ गया हमारा, ये कांस्टेंट पार्ट आ गया। तो टॉर्क, यानी कि रोटर के अंदर टॉर्क जो डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिप, यानी कि रोटर कितना जो है उसकी स्पीड है, और इनटू V1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ E से V1 हो गया, क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंगली इसी से ही वेरी कर रहा है। जितनी आप सप्लाई दोगे उतना ही जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसी रेशियो में होगा। तो इसी वजह से ये E2 किस पर निर्भर करता है, सप्लाई ऑफ द वोल्टेज, यानी कि आपने इनपुट सप्लाई कितनी दी है उसी पर ही तो E2 है। E2 और V2 आपस में रिलेशन बनाए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेस पर। तो R2 बाकी हमने देखिए एज इट इज इसको रखा है। तो ये निकल के आ गया फुल लोड टॉर्क। तो ये आ गया फुल लोड टॉर्क। अब इसी को अगर स्टार्टिंग टॉर्क बनाना है, ये तो फुल लोड है, जब मोटर घूम रही है अपने फुल लोड पर, तो ये उस स्पीड को आप निकाल सकते हो, टॉर्क निकाल सकते हो। अब कोई पूछे स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, शुरुआत में जब मोटर दौड़ती है तो उसके पास कितनी पावर है, यानी टॉर्क है। तो टॉर्क जो है, अब यहाँ एस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एस क्या होता है, स्लिप क्या होती है उस वक्त 1 हो जाती है, यानी रोटर की स्पीड क्या हो जाती है उस वक्त 0 हो जाती है।
तो इस बेस पर ये जो है हमारा यहाँ पर हो गया। तो S इजिकल टू 1 हमने रखने पर हमारा ये स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला बन गया। इसके बाद हमारी मैक्सिमम टॉर्क कब बनेगी, यानी सबसे ज़्यादा टॉर्क हमें कब मिलेगी, तो उसका जब हम इसे ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला हमारा जब निकल के आएगा, जब मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगी R2/X2 पर। ये हमने ड्राइव किया हुआ है, ये भी ड्राइव होकर के आया है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालने का फार्मूला। तो ये मैक्सिमम टॉर्क निकालने का फार्मूला जो है ड्राइव होकर के आया है और इस कंडीशन पे आया है। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस से, यानी रोटर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, इस मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट, उससे कोई फर्क नहीं होता कि रोटर के अंदर रेजिस्टेंस आपने कितना रखा हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क उससे इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन बाकी जो है आपकी फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अब स्लिप, लेकिन वो मैक्सिमम टॉर्क ये हमें कब मिलेगा, किस स्पीड पे मिलेगा, उसका ये जो फार्मूला, ये जो कंडीशन निकल के आई है R2/X2, ये भी ड्राइव होकर के आया है। तो ये R2 पर डिपेंड करता है, यानी कि रोटर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम स्लिप हमारी कब होगी मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो ये डिपेंड करता है R2 पे, यानी स्लिप स्पीड मैक्सिमम टॉर्क की वो तो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो है इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस से। तो इस तरीके से ये हमारा एक खासियत निकल के आई जो कि है। फिर उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर ये पावर फैक्टर निकाला है। ये रोटर का पावर फैक्टर, कोई पूछे कि पावर फैक्टर कितना है, तो रोटर का पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर अगर निकालना हो तो R/Z। तो हमारा R रोटर के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, R2 रोटर का रेजिस्टेंस, और उस वक्त Z कितना है रोटर का रेजिस्टेंस, तो R2² प्लस S x² रनिंग कंडीशन में। तो इस तरीके से ये हमारा पावर फैक्टर निकल जाएगा जब मोटर रन कर रही है। और कोई पूछे जब हमारा स्टार्टिंग पे पावर फैक्टर कितना होता है, यानी हमने रोटर को रोक दिया या जब मोटर स्टार्ट करती है तब कितना, तब S उस वक्त क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इस वजह से ये फार्मूला फिर S1 करके ये फार्मूला बन गया। तो ये पावर फैक्टर जो है बन जाता है जब आपकी स्लिप 1 होती है, ये रनिंग कंडीशन पे है। ये पावर फैक्टर बहुत लो होता है, बहुत कम पावर फैक्टर आएगा रनिंग इसमें स्टार्टिंग में, लेकिन जब मोटर रन करने स्टार्ट कर देती है तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से पावर फैक्टर की वैल्यू स्टार्टिंग में लो होती है और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। अब इसके बाद ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। इन सभी फार्मूले से ये ग्राफ बन के आता है कि ये जो हमारा ग्राफ है, देखिए ये स्टार्टिंग टॉर्क है और फिर मोटर हमारी स्टार्ट होती है और स्लिप इस वक्त क्या है, 1 है, रोटर की स्पीड क्या है, इस वक्त 0 है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमारा रोटर स्पीड पकड़ता है, टॉर्क भी उसके अंदर बढ़ने लगता है और इस तरीके से बढ़ता जाता है टॉर्क। और ये हमें मैक्सिमम टॉर्क जो अभी हमने बताया, ये सबसे ज़्यादा टॉर्क जो है मिलती है, कब मिलती है, जब स्लिप मैक्सिमम इसमें, तो इस स्लिप पर हमको सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है। फिर क्या होता है, फिर स्पीड और पकड़ती है मोटर, तो फिर अब जो टॉर्क है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और ये घटता हुआ यहाँ पर क्या 0 हो जाता है। तो जब स्लिप 0 होती है यानी रोटर की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड पर, तो टॉर्क उस वक्त क्या होता है, 0। तो ये कभी भी मोटर क्या होगी, कभी भी नहीं दौड़ेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर कभी भी ये मोटर नहीं रन करती है, इसलिए नाम इसका एसिंक्रोनस मोटर भी पड़ा है। और इस वाले रीजन को हम अनस्टेबल रीजन कहते हैं, ये वाले रीजन को हम अनस्टेबल रीजन कहते हैं, इसको हम स्टेबल रीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप और इस स्टेबल रीजन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। अब ये कहाँ से आए, देखिए जब हमारी शुरुआत में जो स्लिप है वो स्लिप की वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो स्लिप की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा डोमिनेट करता है, ये वाला पार्ट एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, इस केस में हम R2 को इग्नोर कर देते हैं और इसको रखते हैं। तो इस बेस पर टॉर्क का फार्मूला हमारा ये बन जाता है, ड्राइव हो जाता है। ऐसे ही जब हम जो है जब स्पीड की काफ़ी स्पीड होती है, तो जब हमारी मोटर यहाँ रन कर रही है तो इस वक्त स्लिप क्या है, बहुत लो वैल्यू है। तो लो वैल्यू होने की वजह से ये वाला पार्ट अब क्या हो जाता है, काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू R2। तो इस वजह से अब जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह से यहाँ पर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S है इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S है। और ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा कि मोटर जो है आपकी स्पीड भी बढ़े और टॉर्क भी बढ़े। स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क भी बढ़ रही है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोड डालने पर कभी भी मोटर नहीं तेज दौड़ती हैं, लोड डालने पर मोटरें बल्कि स्पीड कम होती है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस वजह से ये प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल है, इसलिए इसको मोटर कभी भी यहाँ रन नहीं करती, मोटर कभी यहाँ नहीं
वर्क करेगी। मोटर हमेशा वर्क कहाँ कर रही है, इस रीजन में कर रही है, इसलिए इसको स्टेबल रीजन कहते हैं, इसको अनस्टेबल रीजन कहते हैं। तो ये टॉर्क वर्सेस स्पीड करैक्टरिस्टिक हमारी जो है ये एक उसकी हुई। अब देखिए इसमें अगर रोटर का रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएं, अगर रोटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएं तो हमारी देखिए टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क तो अभी मैंने बताया था, मैक्सिमम टॉर्क तो सेम रहता है, ये इंडिपेंडेंट होता है R2 पे, लेकिन स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्लिप वो चेंज हो जाती है। तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो ये जो चीज़ है वो यहाँ आ गई, यानी यहाँ हमें सबसे ज़्यादा टॉर्क मिल रही है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, यानी रोटर का रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल गई और ज़्यादा टॉर्क मिल गई, तो रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिल जाता है, और स्पीड को भी वेरी करा लेते हैं। देखिए स्पीड भी हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोटर के अंदर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज डिक्रीज करने की हमारे पास फैसिलिटी हो तो हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और हम स्टार्टिंग टॉर्क भी कंट्रोल करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे पास कौन सी मोटर में होती है, अभी आपको मैंने बताया स्क्विरल केज और फेज बाउंड वाली स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग वाली इंडक्शन मोटर के अंदर हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी है। लेकिन स्क्विरल केज में हम ये नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो हम स्लिप रिंग का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर की स्पीड को वेरी कराना है तो रोटर की रेजिस्टेंस से हम जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वेरी करा सकते हैं। तो ये एक इसकी करैक्टरिस्टिक है स्लिप रिंग की, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से। अब आ जाइए, एक ये फार्मूलेज हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। स्लिप अगर निकालनी है तो अभी मैंने बताया स्लिप क्या होती है, स्लिप होती है रोटर जो कि किस स्पीड से घूम रहा है, NR, रोटर ऑफ द स्पीड। तो ये स्पीड ऑफ द रोटर है, और ये क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रहा है RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, और ये कभी भी इसकी स्पीड को कैच नहीं कर सकता। तो ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो कमी रह जाती है, इसको क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को कहते हैं स्लिप। और इसे हम परसेंटेज में निकालते हैं तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100, तो ये स्लिप परसेंटेज में निकल जाती है। अगर 100 से नहीं करेंगे तो परसेंटेज में नहीं निकलेगी। तो आप जो है इसको, ये स्लिप का फार्मूला हो गया जो कि हम न्यूमेरिकल में काम करेंगे। NS सिंक्रोनस स्पीड निकालिए, अभी मैंने बताया आपको फार्मूला है 120 इंटू F अपॉन P। F इज द सप्लाई ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी, एंड ये है आपका नंबर ऑफ पोल्स। इसके बाद रोटर के अंदर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो S इंटू एफ ऑफ सप्लाई, S यानी स्लिप और F इज द सप्लाई ऑफ द इनपुट। तो रोटर के अंदर की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। रोटर के अंदर वोल्टेज कितनी इंड्यूस हो रही है रनिंग कंडीशन में, तो ये वोल्टेज इंड्यूस क्या है, एट द स्टार्टिंग स्टैंड स्टिल, यानी कि जब रोटर घूमता नहीं है या रोक रखा है हमने, तो ये सबसे ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होती है उस वक्त। और S जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो S इसके अंदर लगने से रनिंग कंडीशन, तो ये रनिंग कंडीशन की वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है क्योंकि ये वेरी करता है। तो इस तरीके से ये फार्मूले हमारे काम आएंगे। तो ये हमारा टोटल जो है एक एनालिसिस हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम अब हमारा, आइए अब हम आपको एक चीज़ बताएं कि अगर आपको कंट्रोल करना है, अब हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास देखिए ऑप्शन है, या तो वोल्टेज को वेरी कराएं, इस V को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो टॉर्क इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो वोल्टेज जो है से हम आपकी इंक्रीज डिक्रीज यानी कि स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर भी से भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी स्क्विरल केज में नहीं होती है, हम सिर्फ स्लिप रिंग में हम R2 को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी। S अगर हमें चेंज करनी है, S क्या, स्लिप पर भी हम स्पीड को वेरी करा सकते हैं। अब S चेंज कराने के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज कराएं NS, तो NS की स्पीड चेंज कराने के पास हमारे